एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है। आप यदि इस चैनल पर आ गए हो ना तो आप कभी निराश नहीं होने वाले। बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और सब कुछ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराई जाती है। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस क्लास 11 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया पूरा बिल्कुल समझ लिया था अच्छे से। रासायनिक अभिक्रिया विद एग्जाम्पल, हर कुछ रासायनिक अभिक्रिया संबंधित हर एक चीज़ को समझ लिया था। तो नहीं देखा उस वीडियो को तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ। आप 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 करके जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे और यहाँ से आप रासायनिक अभिक्रिया की वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की है, इनको हमें जानना जरूरी है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो वर्गीकरण है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वर्गीकरण है वो आपका 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार ऊष्मा के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा मतलब हीट मतलब ताप। तो मेरे भाई, जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा को लेती है, ऐसी अभिक्रिया। समझेंगे, जानेंगे, एक एक करके फुल समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा को क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा को जो छिपा के रखे, ऊष्मा को जो छिपा के रखे, और ये अभिक्रिया जब चले तो ये ऊष्मा को क्या करे? फिर उत्पन्न करे। क्या करे? उत्पन्न करे। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलो, 2 प्रकार की है, हमें ऊष्मा के आधार पर पढ़ना है। और क्रिया विधि के आधार की अगर बात करें तो क्रिया विधि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमें 4 टाइप की पढ़ना है। पहला आपका योगात्मक या फिर आपका संश्लेषण अभिक्रिया। योगात्मक और संश्लेषण का मतलब एक ही होता है, योग कर दो या फिर संश्लेषित कर दो उसको, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का योग हो, समझ रहे हो ना, जिसमें पदार्थों का क्या हो? योग हो, योगात्मक अभिक्रिया। समझेंगे विद एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ का अपघटन होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, मतलब जिसमें आपका अपघटन भी हो और प्रतिस्थापन भी हो, दोनों हो, मतलब कोई 2 चीज़ें होंगी तो उभय अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप वो निकलेगा, ठीक है। तो ये हमें दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का स्ट्रक्चर दिखा दिया और इतने आधार पर हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमाइए दोस्तों, बिना पेन कॉपी लिए हुए आप वीडियो मत देखा करो, बोल रहा हूँ मत देखा करो। यदि आप पेन कॉपी हाथ में लिए हो, सही से सिस्टम से वीडियो देख रहे हैं तो आप देखो, पढ़ाई में मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्या है, वीडियो देख लिया, आधा स्किप कर दिया, आधा, ये मतलब क्या निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों हम ऊष्मा के आधार पर क्या कर रहे हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, आप हेडिंग डाल लो और इसमें आप अपनी फर्स्ट हेडिंग डाल के रखो, क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। समझ गए इतना? चलो, अब हम ऊष्मा शोषी को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लो, देखो एक लाइन में आपको समझाऊंगा। वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, कौन? अभिकारकों द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये दोस्तों मेरे पास है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि ये क्या है? संगमरमर है। क्या है?
संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर आपने पढ़ा होगा, आपने संगमरमर देखा होगा, आपके स्कूल में, आपके घर में ये संगमरमर लगा होगा, ठीक है। ये संगमरमर है। अब इस संगमरमर क्या करता है दोस्तों, ये संगमरमर है, इस यदि संगमरमर को हम क्या दें, ऊर्जा दें, क्या दें, ऊर्जा दें, मतलब ऊष्मा दें। कहने का मतलब इस संगमरमर को यदि हम जलाएं, क्या करें, जलाएं। अब जलाएंगे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको ऊष्मा देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। जब इसको हम ऊष्मा देंगे तो मेरे भाई आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, मतलब ये आपका बन जाएगा चूना, क्या बन जाएगा, चूना। और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ इसमें अभिकारक कौन है, तो सर ये जो आपका हमने पहले अभिक्रिया को पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि इसके बाईं तरफ कौन होता है, अभिकारक, मतलब ये आपका क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। मतलब आपका क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। और एक ही अभिकारक है, CaCO3 है जो एक ही अभिकारक है, और ये दोनों क्या है, उत्पाद हैं, ठीक है, उत्पाद। और उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एक वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों द्वारा, अभिकारकों मतलब इसके द्वारा वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से ऊष्मा को हम एंथैल्पी बोलते हैं, अवशोषित की जाती है। मतलब देखो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर जो था, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब इसको जला रहे हैं। अब जला रहे हैं मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं मतलब ये वातावरण से ऊष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है ना, अवशोषित कर रहा है। तो बस मेरे भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों द्वारा, मतलब इसके द्वारा वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। बिल्कुल सर, अवशोषित की जाती है भाई। ये अवशोषित नहीं करेगा ऊष्मा, क्यों, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है, ये। अब ये क्रिया कर रहा है तो यही तो ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जिसमें अभिकारकों द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाए वो क्या कहलाएंगे, आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। चलो यहाँ समझो, एक और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान रखना। इसमें बनने वाले उत्पाद, जो इसमें बोला है कि जो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, इसमें जो बनने वाले उत्पाद होते हैं, जैसे आपका ये दो कि CaO और CO2, ये क्या है, उत्पाद है। तो ये कह रहा है कि इसमें बनने वाले जो उत्पाद हैं, इनकी ऊष्मा हमेशा अभिकारकों, मतलब इनकी जो ऊष्मा है, ये दिख रहे हैं, इनकी ऊष्मा हमेशा इनकी ऊष्मा से कैसी होती है, अधिक होती है। क्यों होती है भाई, इसको हमने क्या दिया, ऊष्मा दिया, इसको हमने क्या दिया, ऊष्मा दी, ऊष्मा इसने वातावरण से ली, और ये ऊष्मा जब दी हमने तो यही वाला जो पदार्थ था वो किस में बदल गया, इसमें बदल गया, इसमें बदल गया। पहले था अभिकारक, पहले था क्या, अभिकारक था। जब हमने इसको ऊष्मा दी बहुत सारी, तो यही पदार्थ कहाँ चला गया, उत्पाद में चला गया ना। अब यहाँ पर जो है ना, इसके पास बहुत सारी ऊष्मा है, क्योंकि यहाँ से तो इसने बहुत सारी ऊष्मा खींच ली, बटोर ली, तो अब इसके पास क्या है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें बनने वाले उत्पादों की जो ऊष्मा है हमेशा कैसी होगी, अभिकारकों से अधिक होगी। ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी को हम H से व्यक्त करते हैं। एंथैल्पी क्या है, कुछ नहीं है भाई, एंथैल्पी ऊष्मा है, इस ऊष्मा का ही दूसरा नाम है एंथैल्पी, बस ध्यान रखना है इतना, ठीक है। और एंथैल्पी को हम किससे व्यक्त करते हैं, H से। तो इसने क्या बोला, उत्पादों की ऊष्मा मतलब उत्पादों की एंथैल्पी, तो ये H एंथैल्पी। अब ये उत्पाद है, उत्पाद के लिए प्रोडक्ट मतलब HP, किसकी एंथैल्पी हो गई, किसकी हो गई, उत्पाद की, ठीक है। अधिक होती है किससे, अभिकारक मतलब HR, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये चीज़ आप इसमें लिख लेना, इसमें अभिकारकों को, इसमें बनने वाले उत्पादों की ऊष्मा मतलब एंथैल्पी हमेशा अभिकारकों से अधिक होती है। अर्थात करना, क्या करना, अर्थात करना, और अर्थात में लिख देना HP ग्रेटर देन HR, मतलब HP की अधिक है HR से, कोई दिक्कत। तो ये हमने देखो आपको परिभाषा समझाई, इसमें ये चीज़ें समझाई, और एक मैंने एग्जाम्पल समझाया, और भी एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। देखो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, H2 को, एक सेकेंड,
हम क्या करते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2। हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में जल बनाते हैं तो हम H2 और O2 है, इस H2 और O2 को क्या करते हैं, मिलाते हैं। H2 और O2 को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब हम प्रयोगशाला में H2 और O2 को मिलाकर जल बनाते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, इनको ऊष्मा का देना होता है, मतलब इन दोनों को ऊष्मा देनी होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि ये दोनों वातावरण से ऊष्मा लेते हैं। वातावरण से क्या करते हैं, ऊष्मा लेते हैं। तो इनको हम ऊष्मा देंगे और ऊष्मा देंगे तब जाके आपको क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो इनको हमने ऊष्मा दी है, इसलिए ये भी हमारी एक कौन सी अभिक्रिया है, ये भी हमारी एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिसमें अब ऊष्मा दें वो सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल और समझो, साधारणतः घर वाले, जैसे दोस्तों हम चाय बनाते हैं, चाय को हम क्या करते हैं, गैस पे रखते हैं। गैस पे रखकर उसको हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं ना, ऊष्मा लेते नहीं उससे, ऊष्मा उसको देते हैं, गर्म करते हैं ना, मतलब वो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। हम सब्जी बनाते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस पे रखते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा दे रहे हैं मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। समझ रहे हैं ना। तो जिस कंडीशन में हम ऊष्मा देंगे वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जहां ध्यान रखना, जहां ताप दिया जा रहा है, ऊष्मा दी जा रही है, समझ लेना वो ऊष्मा शोषी है। और जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो ऊष्मा क्षेपी है। कोई दिक्कत, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ से और याद रखना, देखो यहाँ तक ये परिभाषा है, ये अलग से पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, ये एक चीज़ कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ आप नोट करके और रख लो, एक चीज़ नोट करके यहाँ पर और रखो कि इन अभिक्रियाओं में एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि भाई इनकी ऊष्मा तो अधिक ही है और इनकी ऊष्मा क्या है, कम है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमेशा अधिक है तो ज़्यादा ही वाला मिलेगा, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा आपको अधिक ही मिलेगा, एंथैल्पी परिवर्तन इसमें कम नहीं मिलेगा। ऊष्मा में परिवर्तन आपको अधिक ही मिलेगा क्योंकि ये बहुत सारी ऊष्मा खींचेगा, बहुत सारी ऊष्मा खींचेगा तो बहुत सारी ऊष्मा यहाँ परिवर्तित हो जाएगी, समझ रहे हैं, बहुत सारी ऊष्मा इसके पास हो जाएगी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो एक नोट लगा के लिख लो, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी इसके बाद ही लिख लेना, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन मतलब एंथैल्पी पर, देखो एंथैल्पी को ऐसे, परिवर्तन के लिए क्या, डेल। देखो ध्यान रखना, ये देखो H क्या है, एंथैल्पी है। जब भी आप परिवर्तन बताओ तो परिवर्तन बताने के लिए उसमें क्या लगा देना, उसके आगे डेल लगा देना, ठीक है। तो एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल H हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन मतलब जो आपका डेल H होगा वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। और इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें ऊष्मा इनकी अधिक हो रही है, बोल रहा है ना, उत्पाद की ऊष्मा अधिक है, इसकी ऊष्मा अधिक है, इसकी अधिक है तो धनात्मक ही तो होगा, कम होता तो ऋणात्मक, अधिक है तो धनात्मक, बस ये चीज़ है आपकी, ठीक है। तो आप समझ गए ना, बस भाई बेसिकली भी समझ गए और आपका जो अच्छे से केमिस्ट्री की भाषा में समझना है तो दोनों हिसाब से आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम समझेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी सर, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी मतलब ये अभिक्रिया में ऊष्मा छिपा के रखती है और जब अभिक्रिया ये होती है तो ये ऊष्मा को क्या करती है, उत्पन्न करती है। वह एग्जाम्पल आप देखो आप, ठीक है दोस्तों। कभी आप फुल्की खाने गए होगे, ठीक है, गए होगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे भाई फुल्की वाला जो व्यक्ति है, यदि वो ज़्यादा मिर्ची में हमें फुल्की देता है, ज़्यादा मिर्ची में हमें फुल्की देता है और हम 2-4 फुल्की जब हम खाते हैं तो आप देखते होंगे आपके अंदर से पसीना
जो है ना वो बाहर निकलने लगता। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है आपने ज़्यादा फुल्की मतलब तेज मिर्ची वाली फुल्की खाई है, इसलिए आपका जो शरीर है वो ऊष्मा को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। ऊष्मा को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आप खाना खा लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, अलग ही ऊर्जा आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपका शरीर फिर क्या करता है? ऊष्मा को उत्पन्न करता है। आपने दोस्तों ये सब देखा होगा। अब दोस्तों ये नहीं देखा तो आपने सबसे बेस्ट दोस्तों दीपावली की तैयारी में अपने घर की पुताई तो देखी होगी। बिल्कुल आपके घर पे दोस्तों आपने कभी भी कलई मतलब आपका जो चूना है वो आप घर पर लेकर आए होंगे या फिर घर पे कोई भी लेकर आया होगा। तो आपकी मम्मी आपके पापा घर पे क्या करते हैं? इस चूना में क्या डाल देते हैं? जल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जल डाल देते हैं। और जैसे ही इस चूना में जल डाल देते हैं तो फिर आपने दोस्तों कमाल देखा होगा। बस इस चूना में हमने क्या डाला? जल डाला। तो ये जो चूना और जल आपस में जैसे ही मिलेंगे तो अत्यंत ही अपने आप ही 2-4 मिनट बाद एक इसमें क्या आता है? उबाल आता है। क्या आता है? उबाल आता है। और उबाल आता है तो इसके अंदर से बहुत सारी मेरे भाई ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ये क्या कर रहा है? ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है। ऊष्मा को वातावरण उद्दान कर रहा है, दे रहा है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया दिख रही है मेरे भाई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों द्वारा वातावरण में ऊष्मा एंथैल्पी मुक्त की जाती है, मतलब वातावरण को ऊष्मा दी जाती है, मुक्त की जाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ऊष्मा वातावरण को दी जाती है। किसके द्वारा? अभिकारकों द्वारा। अब भाई ये देखो, वातावरण को अभिकारक ने ऊष्मा दे दी, वातावरण को दे दी, तो अभिकारक के पास क्या है? अब ऊष्मा बची कम। ऊष्मा बची क्या? कम। क्योंकि अभिकारक के पास जो ऊष्मा थी उसने किसको दे दी? वातावरण को दे दी। तो ऊष्मा उसके पास क्या बची? कम बची। और उस कम ऊष्मा के साथ वो किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया। तो बताओ अब ये उत्पाद जो बना है उस उत्पाद की ऊष्मा कम होगी या ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कम होगी, क्योंकि अभिकारक भाई साहब थे, हम सोच रहे थे बची रहने देते, लेकिन उनने क्या किया? वातावरण को दे दिया। अब वातावरण को दे दिया तो उत्पाद के पास क्या होगी? कम ऊष्मा होगी। ठीक है, मतलब इसमें बनने वाले उत्पाद की जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा अभिकारकों से कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम। मतलब जो आपका प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है इसकी एंथैल्पी अभिकारक से कैसी होती है? कम। इसलिए आपका ये जो चिन्ह में मुंह वाला साइन जिस तरफ होता है वो बड़ा होता है। अब इस तरफ है मतलब अभिकारक की ऊष्मा क्या है? ज़्यादा है, और उत्पाद की क्या है? कम है। ठीक है, यहाँ से आगे याद रखना है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। क्योंकि उत्पाद की ऊष्मा अब क्या है? कम है। उत्पाद की ऊष्मा क्या है? कम है। और कम होने के लिए क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। एग्जाम्पल हमने देखा, जब हम इस चूना में इस पानी को डाल देंगे तो ये बहुत सारी ऊष्मा क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। और जब बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो फिर इसके बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका था बिना बुझा चूना। ये बिना बुझा चूना था जिसमें जल डाल दिया तो आपने बुझा दिया, तो ये आपका है बुझा हुआ, एक सेकंड, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ क्या है आपके पास? चूना, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ है, क्योंकि इसने वातावरण को बहुत सारी ऊष्मा क्या कर दी? दे दी। ऊष्मा क्या कर दी? उत्पन्न कर दी। मतलब बहुत सारी ऊष्मा इसने किसको दे दी? वातावरण को दे दी, ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम N2 और H2 को मिलाएं तो आपको पता है क्या बनता है? NH3। मतलब ये अमोनिया बन जाती है। क्या बन जाती है? अमोनिया बन जाती है। तो दोस्तों अमोनिया बनती है ना, तो इसमें भी वातावरण को ऊष्मा क्या करती है? दी जाती है ना। वातावरण में ऊष्मा दी जाती है तो इसमें भी ना ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें भी क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसलिए ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो उत्पाद की ऊष्मा क्या होगी, कम होगी, तो एंथैल्पी परिवर्तन इसमें भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रखना, जिसमें ऊष्मा बाहर दान की जाती है, बाहर दी जाती है, वो क्या है आपका ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो क्या है, ऊष्माशोषी। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और दोस्तों आप अपनी कॉपी में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फुल विद एग्जाम्पल और विद थ्योरी के आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है, दिखा दिया है। तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट्स, परफेक्ट नोट्स ना आप बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली। परफेक्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप नोट्स तैयार करिए और बराबर अपनी पढ़ाई करिए। तो ये ऊष्मा के आधार पर जो आपकी अभिक्रियाएं थी, इनका वर्गीकरण हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टाइप की थी, फुल कंप्लीट हो गया। अब बचा है दोस्तों हमारा क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं, क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों क्रिया विधि के आधार पर जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को अब पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अभिक्रिया है क्या, योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया। तो मेरे भाई आपको नाम से समझ में आ रहा है, योगात्मक, क्या सर, योगात्मक। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी, तो मेरे भाई क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने साहब, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करें, आपस में योग करें, क्या बोल रहा हूँ, योगात्मक अभिक्रिया नाम है ना इसका, कोई अलग तो नाम नहीं है। तो भाई योगात्मक में क्या होगा, योग ही तो होगा, योग ही तो होगा, कोई अपघटन तो हो नहीं जाएगा, क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या पदार्थ हों या फिर 2 से अधिक पदार्थ हों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करें, जुड़कर, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसे हम योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्या लिखोगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो योगात्मक या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो इधर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई एक पदार्थ है यहाँ पर Mg, क्या है, एक पदार्थ Mg, और एक पदार्थ है हमारे पास O2, क्या है, O2। अब ये दोस्तों 2 पदार्थ हैं, अब ये 2 पदार्थ आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना। तो ये पदार्थ यदि आपस में जुड़ जाएं और एक हमें यहाँ पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो ये जुड़कर निर्माण हुआ है, 2 पदार्थों का जुड़े हैं, तब ये निर्माण होगा इस पदार्थ का, तो हमें वो कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, फिर योगात्मक अभिक्रिया मिलेगी। अब वैसे दोस्तों अभिक्रियाओं को बनाना मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो इधर कैसे बनती हैं अभिक्रियाएं। देखो यहाँ पर ये Mg है, बस यहाँ पर क्या है, O2, लेकिन जब मेरे भाई ध्यान रखना, जब ये O2 क्रिया करने आएगा तो केवल O के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा, O के रूप में। अब ये क्रिया करेंगे तो कैसे क्रिया कराएंगे वो चीज़ समझो। Mg पे कितना होता है दोस्तों, 2+, ऊपर कितना होता है, 2-। जब ये क्रिया करेंगे तो 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, MgO। तो MgO यहाँ पर जाकर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपका नया पदार्थ होगा, जो कहलाएगा उत्पाद, ठीक है, जिनमें संयोग किसका है, Mg और O2 का। तो मेरे भाई जब 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया आपको दिख रही है, योगात्मक अभिक्रिया दिख रही है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर Al है और यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, O2, क्या है, O2। यहाँ पर भी देखो इन 2 पदार्थों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और 2 पदार्थ के योग के थ्रू यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा, तो वो योगात्मक अभिक्रिया होगा। तो देखो यहाँ बनाना बता रहा हूँ, Al पे कितना होता है दोस्तों, 3+ चार्ज होता है, ऊपर कितना होता है, 2-, क्रिया करने आता है अकेला। अब देखो यहाँ पर बराबर चार्ज नहीं है, इसलिए हम काट नहीं सकते, बराबर होते यहाँ पर 2-, यहाँ 2+ होता तो काट देते, बट नहीं है ना। तो सूत्र बनाना मैंने बताया था, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में 2 इधर आ जाएगा, तो Al2 और 3 इधर, तो O3। तो ये बन गया Al2O3। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, योगात्मक अभिक्रिया दिख रही है, क्योंकि 2 पदार्थ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तब 2 या 2 पदार्थ आपस में सहयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो यह योगात्मक अभिक्रिया का दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों अपघटन अभिक्रिया पे। किस पर, अपघटन अभिक्रिया पे। तो भाई अपघटन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है,
तो मेरे भाई अपघटन तो वही है कि जब कोई पदार्थ टूट जाए। अपघटन क्या है, टूट नहीं होता है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। अब यदि इस संगमरमर को हम क्या कर दें, गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये संगमरमर CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पदार्थ का क्या हो गया, अपघटन हो गया। ये पदार्थ था अच्छा भला, ये दो पदार्थों में टूट गया, अपघटन हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो हमारे भाई ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत क्या है, इसमें अपघटन हुआ है ना। तो जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कोशिश यदि दोस्तों समझने की आप करोगे तो बाकई ना आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल और दूसरा देख लो, ये आपका पहला, जैसे मेरे भाई हमारे पास क्या है, H2O है, मतलब जल है। यदि इस जल को हम गर्म कर दें या जल का हम तोड़ दें तो जल किस में टूट जाएगा, H2 में, और O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखो जल का क्या हुआ, एक पदार्थ था जल जो कितने भागों में अपघटित हो गया, दो भागों में अपघटित हो गया, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है। बस सिंपल है। तो जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये हमारी दो अभिक्रियाएं योगात्मक संश्लेषण या अपघटन अभिक्रिया हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बची हैं दो अभिक्रियाएं और, जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया बची है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट अपनी कॉपी में हेडिंग जमाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब मैं आपकी जगह पे चला जाऊं, आप मेरी जगह पे जाओ, मतलब मैं पढ़ने लगूं और आप पढ़ाने लगो, यही तो प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेना, ठीक है, यही तो है प्रतिस्थापन, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप समझो पहले, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है ये कॉपर सल्फेट और ये है जिंक, ये है जिंक, ठीक है। अब यदि दोस्तों इसमें ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए कि जो जिंक है वो आपका कॉपर की जगह पे चला जाए, किसकी जगह पे, कॉपर, और जो कॉपर है वो जिंक की जगह पे चला जाए। तो जब जिंक कॉपर की जगह पे जाएगा तो कॉपर की जगह कौन बैठ जाएगा, Zn, बिल्कुल बैठ गया, और SO4 है सेम, ठीक है, और इसकी जगह कौन आ गया, कॉपर। अच्छा बताओ इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, एक तत्व दूसरे तत्व की जगह पे चला गया और दूसरे तत्व की जगह पे जाके बैठ गया। तो यही तो क्या है, क्या है, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर एवं दूसरा तत्व पहले तत्व के स्थान पर पहुंच जाता है तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर एवं दूसरा तत्व पहले तत्व के स्थान पर आ जाता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसमें हुआ, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे दोस्तों हमारे पास लिखा है यहाँ पर AgNO3, यहाँ पर है सोडियम Na। यदि इसमें ऐसा हो जाए कि जो Na है वो आपका यहाँ चला जाए, Ag है वो आपका यहाँ आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, NaNO3, और ये बन गया आपका Ag। एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर और दूसरा तत्व पहले तत्व के स्थान पर क्या बन गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उभय अपघटन जो अभिक्रिया है ये आपके नाम हम करते हैं, ये अभिक्रिया हम आपके नाम करते हैं। तो इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, अपघटन भी कर देना और प्रतिस्थापन भी कर देना। जब अपघटन और प्रतिस्थापन एक ही अभिक्रिया में कर दोगे तो ये आपकी बन जाएगी
सर उभय अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों मैंने इतना पढ़ाया है तो इतने पढ़ के आप इतना तो सीख गए होंगे कि आप उभय अपघटन अभिक्रिया कर लो, और ना कर पाओ तो मुझे बता देना कि सर हमें बता दो, ठीक है। चलो तो दोस्तों हम वीडियो को फिनिश करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया का टोटल हमने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जाके देख लो। और कल की जो वीडियो होगी वो होगी आपकी रासायनिक समीकरण पर, केमिकल इक्वेशन पर होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।